स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहली खबर वाराणसी से है, जहां पर गन पॉइंट पर छात्रा से छेड़छाड़ और बदसलूकी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीएचयू के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरे कैंपस को बंद करना पड़ा है। तो वहीं कैंपस में इंटरनेट सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। ये पूरा मामला आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी शिखा था। और दूसरी खबर में बात होगी ईडी के एक्शन की। शराब घोटाले में जांच की आज अब सीएम केजरीवाल तक जा पहुंची है। ईडी ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए आज बुलाया था, लेकिन आज केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। इसके अलावा ईडी ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पर दबिश दी है। ईडी का एक्शन राजस्थान में भी जारी है। ये खबर डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं साक्षी का। तीसरी बड़ी खबर होगी टीएमसी जुड़ी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई खबर, जिन्होंने आज कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। उन्हें क्या कुछ सवाल जवाब उनसे हुए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथी बड़ी खबर बताएंगे मेरे सहयोगी आयुष। और चौथी खबर, जंग के मैदान से हमास और हिजबुल्लाह से टकरा रहे इजराइल के सामने नई चुनौती है। अब हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर बीएचयू में बुधवार रात को जो छात्रा से छेड़छाड़ हुई, उसके बाद कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और पूरे कैंपस को बंद कर दिया है। बीएचयू में इंटरनेट सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। दरअसल छात्रा अपने दोस्त के साथ जा रही थी कि तभी 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया। बंदूक की नोक पर छात्रा के कपड़े उतरवाए, उसे निर्वस्त्र किया और फिर युवकों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। यूनिवर्सिटी कैंपस में यह खबर आग की तरह फैली और सुबह होते ही करीब 2500 छात्रों ने मिलकर राजपुताना हॉस्टल के बाहर प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होने लगा। छात्रों ने विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद कर दिया है और इस संबंध में छात्रा की शिकायत लंका थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुस्साए छात्र आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मांग इस प्रदर्शन के साथ हो रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ कैंपस बंद कर दिया गया। आईआईटी बीएचयू में बुधवार देर रात एक छात्रा से जो छेड़छाड़ हुई, जब 3 युवकों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोका, गन पॉइंट पर लड़की को निर्वस्त्र किया, लड़के और लड़की को पहले अलग कर दिया और उसके बाद जबरन छेड़खानी लड़की के साथ की गई, उसको निर्वस्त्र किया और यहां तक कि उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो भी बनाने लगे। इसी घटना के विरोध में स्टूडेंट सब पूरे कैंपस को बंद कर चुके हैं। बीएचयू कैंपस में जो करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर एग्रीकल्चर फार्म है, उसके पास रात करीब 1:30 बजे की एक घटना बताई जा रही है और उसके बाद आज सुबह से छात्रों का तांता लगा हुआ है। हाथों में बैनर लेकर विरोध कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स और इसके साथ इस मामले में न्याय की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। हॉस्टल के सामने, राजपुताना हॉस्टल के सामने इकट्ठा हुए ये स्टूडेंट्स, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर ये स्टूडेंट्स बीएचयू में अपनी मांग उठा रहे हैं। जहां पर एक तरफ कैंपस बंद हो चुका है, इंटरनेट सेवाएं ठप हो चुकी है, तो वहीं छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक स्टूडेंट के साथ बदसलूकी की घटना, जो 3 लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उस पर कार्रवाई की मांग करते हुए स्टूडेंट्स एकजुट हो चुके हैं और कैंपस को भी बंद कर दिया गया है। विरोध में पूरा कैंपस एक साथ इकट्ठा हो चुका है और इस मामले में एक्शन लेने की मांग की जा रही है। हरेंद्र शुक्ला इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा लाइव उनके पास चलेंगे। हरेंद्र, क्या मुमकिन है आपके लिए तस्वीरें दिखा पाना? दूसरी तरफ ये 3 कौन लोग थे जिन्होंने इस छात्रा के साथ छेड़खानी की? क्या कोई बयान उस लड़के का भी अभी तक दर्ज किया गया है जो उस वक्त उस लड़की के साथ था? पूरा डेवलपमेंट इस खबर में क्या हुआ है अभी तक? है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। बुधवार की रात को करीब 1:45 बजे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी का परिसर है, ठीक उसके बगल में कृषि विज्ञान संस्थान का कृषि फार्म है। वहां पे करवन वीर बाबा का एक मंदिर है जो कि बिल्कुल सन्नाटे में है, बिल्कुल किनारे है और वहां पर लगभग 1:45 बजे के करीब जो है और आईआईटी बीएचयू की छात्रा अपने दोस्त के साथ जो है बात कर रही थी। इस दौरान 3 युवक बुलेट मोटरसाइकिल से सवार होकर के आते हैं और उस छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और यहां तक ये भी जानकारी मिली है कि उसके
कपड़ों को भी फाड़ा गया और उसके साथ कुछ गलत करने के भी जो है सूत्रों के अनुसार जो सूचना मिले हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 12 करोड़ रुपया पर एनएम सुरक्षा पे खर्च की जाती है और आए दिन जो है लड़कियों के साथ छेड़खानी, चोरी छिनैती की घटनाएं हो रही है। ये बड़ा सवालिया निशान वहां के सुरक्षा व्यवस्था पे लगी है और जो भुक्तभोगी छात्रा है उसका जो साथी है उसे अभी तक पुलिस ने कोई बयान दर्ज नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने जो है दावा किया है कि हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ हमने आवेदन लिया है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई जो है नामजद नहीं हुआ है। पुलिस जो है बार बार यह कह रही है कि अभी जांच की कार्रवाई की जा रही है और मैं जहां पे हूं सारे अधिकारी इस कार्यालय में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है तो आईआईटी बीएचयू के अधिकारियों का क्या पक्ष है, जिला प्रशासन का क्या पक्ष है, वो जानकारी अपने दर्शकों। चलिए ठीक है हरेंद्र, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। और इसी बीच ईडी के नोटिस पर सीएम केजरीवाल ने अब जवाब दिया है। बीजेपी के कहने पर यह नोटिस दिया गया, ये गंभीर आरोप केजरीवाल की तरफ से। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, राजस्थान बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। राजस्थान बीजेपी की तीसरी लिस्ट, लगातार बीजेपी के अंदर मंथन का दौर जारी था राजस्थान की इस लिस्ट को लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त कमर कस रही है और ऐसे में राजस्थान बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। किन किन का नाम इसमें है इसकी जानकारी भी भारत 24 आपको देगा। लेकिन राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही थी और बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पहले ही ये जो तमाम लिस्ट है वो पेश कर चुकी है। हालांकि अभी कुछ और नाम है जो कांग्रेस की तरफ से रखे जाने हैं, लेकिन राजस्थान बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट इस वक्त जारी की गई है। कल देर शाम भी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मंथन इस बाबत चल रहा था लगातार और अब ऐसे में ये तीसरी लिस्ट, कुल 58 नाम हैं जो जारी किए गए हैं इस तीसरी लिस्ट में और ये सूची भी अब सामने आ गई है। भारत 24 पर आप ये देख रहे हैं कौन कौन से नाम ये प्रमुख यहां पर है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। दो लिस्ट में कुल 124 नामों का ऐलान हुआ था और अब ये तीसरी लिस्ट है जिसमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। विराटनगर, गंगानगर, श्री सुरेंद्र पाल सिंह का नाम भी शामिल, राम प्रताप कासनिया का नाम, विश्वनाथ मेघवाल, श्रीमती पूनम कंवर भाटी, मादुलपुर से श्रीमती सुमित्रा पुनिया को भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट है जिसे जारी किया गया है। राजस्थान बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट जिसमें 58 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से हुआ है। हालांकि इससे पहले 124 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो चुका है और ये अब तीसरी लिस्ट है जो बीजेपी ने सामने रखी है। बिल्कुल, कल सीसी की बैठक हुई थी और सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ को टिकट दिया गया है। दो लिस्ट में 124 नाम आ चुके थे, 58 नामों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई और कुछ बड़े चेहरे जिसको लेकर कल जिक्र चल रहा था उनको लेकर क्या जानकारी ये भी देखेंगे। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को टिकट दिया गया। बातचीत रही तो खिंचता ना कहें, आपस में बातचीत की बात अगर कहें तो सबने अपने अपने इसमें राय रखी और जिस इलाके का जो बड़ा नेता था उसकी वहां पर चली है। खेतड़ी से धर्मपाल गुजर खेतड़ी, इसके अलावा सीकर से रामलाल जलधारी को टिकट दी गई है, रतन लाल को। और खंडेला से आप देखें लगातार फोन का सिलसिला बढ़ गया है। विराटनगर से कुलदीप धनखड़, विराटनगर के अलावा खंडेला की बात करें तो सुभाष मील, ये नाम भी पहले तय हो चुका है। महेंद्र पाल मीणा, बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल भाजपा हो या कांग्रेस दोनों के लिए हॉट सीट थी और यहां से बाल मुकुंद आचार्य कल शाम को ही फर्स्ट इंडिया ने यह बता दिया था। इसके अलावा किशनगढ़ बास से रामेत सिंह यादव, सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है। बहरोड से जसवंत सिंह यादव, रोचक टिकट है ये, बहरोड को जीतना है तो जसवंत सिंह यादव को ही आगे किया क्योंकि वहां से निर्दलीय जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, अब उनके सामने जसवंत सिंह यादव को टिकट दिया गया। हालांकि माना जा रहा था कि मोहित यादव भी रेस में थे, उनके पुत्र मोहित यादव। जब चर्चा हुई तो पार्टी ने माना कि अगर टक्कर देनी है बहरोड में तो जसवंत सिंह यादव ही इकलौते हैं जो टिकट यहां से जीत निकाल सकते हैं। जसवंत सिंह यादव चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए और अलवर एक अपने आप में राजनीतिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इलाका हो जाता है, चाहे फिर नेताओं के लिहाज से चाहे दोनों पार्टियों के लिहाज से। और जसवंत सिंह यादव को यहां टिकट दिया गया। कोशिश ये की गई कि उनके बेटे को दी जाए लेकिन पार्टी तय कर चुकी थी।
रामगढ़ की अगर बात करें, जय आहूजा को टिकट दिया गया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ बन्नाराम मीणा को, रमेश खींची कठुमर पहले बता चुके हैं फर्स्ट इंडिया। कामा नेक्षम चौधरी हरियाणा से हैं, ये महिला हैं और तमाम और जो वहाँ पे माइनॉरिटी के थे वो टिकट मांग रहे थे। अच्छा, कामा एक हॉट सीट है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी के लिए। अब इस पे विरोध होगा, विरोध ही होगा कि बाहरी को दे दिया, तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जितने माइनॉरिटी नेता थे वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको दिया जाएगा। हालांकि उनको उम्मीद इसलिए ना के बराबर थी कि 2 ही माइनॉरिटी सीट्स थी। एक तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को टिकट दे दिया गया है। पहले ही जो 2 लिस्ट जारी हो चुके हैं उसमें 124 नाम शामिल थे और इसके साथ अब तीसरी लिस्ट को लेकर जो लगातार मंथन हो रहा था, वहीं अगर आप राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति देखेंगे तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से छोटी छोटी सूचियां जारी की गई हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम रखे गए हैं और खास तौर पर जहां पर कोई विरोध नहीं हो, निर्विरोध जो सीटें हैं, जो निर्विरोध नाम है, जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनको टिकट दिया गया है। और बीजेपी की इस लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अदिति अभी जानकारी दे रही थी कि किस सीट का क्या पॉलिटिकल महत्व है, क्या वहां के राजनीतिक समीकरण है, जिनको टिकट दिया गया है, क्या वहां पर विरोध पैदा होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 58 सीटें हैं अब बीजेपी की तरफ से तीसरी सूची के साथ ही जारी की जा चुकी है। और इसी बीच में अगली खबर है महुआ मोइत्रा को लेकर। महुआ मोइत्रा को लेकर भारी हंगामा हुआ है। एथिक्स कमेटी में यह बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों का चेयरमैन पर गंभीर आरोप, अनैतिक सवाल करने का आरोप लगाया गया है। एथिक्स कमेटी आज महुआ मोइत्रा पहुंची थी सामने आने के लिए। इससे पहले आपको याद होगा कि महुआ मोइत्रा ने टाइम के लिए एक्सटेंशन मांगा था एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए। फिर आज यानी 2 तारीख का नाम 2 तारीख दी गई थी जब आज महुआ मोइत्रा पेश हुई। इसी बीच में निशिकांत दुबे का रिएक्शन सुनवा देते हैं। खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। ये मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थित दल डेमोक्रेसी में कैसा विश्वास करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो 2G में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट अडॉप्ट करना चाहती थी, तो यही कांग्रेस के सारे सांसद टेबल को तोड़ दिए, नाचने लगे, फाड़ दिया कमेटी के अंदर। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग आदमी का, सम्मानित आदमी का, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन का जो है कांग्रेस ने अपमान किया। 2G की रिपोर्ट उन्होंने पीएससी की नहीं आने दी आज तक। ठीक आज जो कुछ भी हुआ उसी तरह से, चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया। विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई। इसमें क्या है रीज़न, जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं। सवाल क्या था, मेरा पत्र क्या है, देहादराई का पत्र क्या है और सवाल एथिक्स कमेटी के सामने क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, ये घर मेरा नहीं है। इस घर में मैं किराया देता हूं। इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है, हाउसिंग कमेटी लेती है, लोकसभा लेती है और जो इस टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं ये भी किराए का ही। जिस दिन मैं यहां सांसद नहीं रहूंगा या जिस दिन ये मकान का अलॉटमेंट मेरा चेंज हो जाएगा, उस दिन ये जितने मकान है, जितने आपको चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब भारत सरकार का है। उसी तरह से जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो मेल आईडी, पोर्टल, इंट्रानेट, इंटरनेट, ये सब जो है वो संसद का है, उसका अधिकार संसद का है और उसको मेंटेन एनआईसी करता है। वो संपत्ति उनकी है, वो मालिक वो है। 2014 से इस देश में ईमेल की पॉलिसी है, 2014 से इस देश में पासवर्ड की पॉलिसी है। ईमेल और पासवर्ड की पॉलिसी यदि 2014 से पूरे देश भर में है, एनआईसी की ये पॉलिसी है, भारत सरकार की ये पॉलिसी है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, यदि उसको किसी संबंधित सांसद ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब उसका गुनाह तो कम नहीं हो गया ना।
इसमें प्रश्न ये था कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया। और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री और हेमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के प्रचार के लिए वो पहुंचे। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा अकबर वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग के नोटिस पर बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने अकबर के बारे में बोला तो कांग्रेस ने शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि टीएस के खिलाफ कुछ बोला होता तो शिकायत दर्ज करना उचित होता। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पहला दिन से ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए आपको भी धीरे धीरे लगने लगा होगा और मैं तो एकदम 100% कॉन्फिडेंस हूँ। और अभी छत्तीसगढ़ का सीएम साहब जो डेली घोषणा कर रहा है उससे तो क्लियर हो जाता है कितना नर्वस है वो लोग। नहीं तो चुनाव का समय आपने 5 साल सीएम रहा, कैबिनेट करके हर दिन आप घोषणा कर सकता था, तब आप कुछ घोषणा नहीं किया। अभी नर्वस होते हुए हर दिन घोषणा कर रहा है, इसलिए आपको मालूम भी है आगे आपको सीएम बनना भी नहीं है। सर ये आपको नोटिस मिला? हमको नोटिस मिला, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा मन में एक ही रहा। मैंने भूपेश बघेल जी का बात भी बोलता हूँ, मैंने बाकी लोगों का बात भी बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कंप्लेन नहीं किया। जब मैंने मोहम्मद अकबर का बारे में कुछ बोला तुरंत कंप्लेन कर दिया। तो लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भूपेश बघेल से भी मोहम्मद अकबर ज़्यादा प्यारा है। आप देखिए मैंने सबका बारे में बोलता हूँ, लेकिन किसी का बारे में बोलने भी कंप्लेन नहीं डालते हैं। लेकिन जब मोहम्मद अकबर का बारे में बोला, अकबर का बारे में बोला, वो लोग इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन डाल दिया। तो मैं तो हैरान हो गया, यार भाई कम से कम मैं टीएस सिंहदेव का बारे में कुछ बोला, आप कंप्लेन दिया तो ठीक है, बात होता है। भूपेश बघेल जी का खिलाफ कुछ बोला, आप कंप्लेन देता है तो ठीक है। लेकिन मोहम्मद अकबर आपका इतना क्यों प्यारा है? क्या पूरा छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम उनका थ्रो से होता है क्या? क्या बात है? उसको बाद में मैं चुनाव का बाद में मैं भूपेश बघेल जी को पूछूंगा, भाई मोहम्मद अकबर में ऐसा क्या शार्म है कि उनका खिलाफ बोलने से आप कमीशन को कंप्लेन देता है? हाँ, मुझको जब मुझको नोटिस भी मिला, मैंने जवाब भी दे दिया।